कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो कि IITG एडवांस का केस है 2008 का, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, इसमें हमने कार्टेशियन प्लेन बना करके सारे सवाल को करना है। एंड पहले तो इस सवाल को देखने मात्र से बच्चा परेशान हो सकता है, फिर उसे करने में तो बहुत बड़ी ही परेशानी आ सकती है। चलिए देखते हैं बेटे, इस सवाल को हम समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल पढ़िएगा। पहला केस जो है वो क्या है, ए पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट Z नॉट 1 + 2i। कोई पार्टिकल है जो 1 और 2i से स्टार्ट करता है। स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो पार्टिकल का नंबर उसने दिया है क्या है, 1 + 2i। तो x पर 1 और y पर 2, कुछ इस प्रकार से, यानी कि कोऑर्डिनेट बहुत साधारण से दे दिए हैं इसने। ये पॉइंट है Z नॉट। ठीक, 1 + 2i। अगर शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसे इधर बनाऊंगा, Z नॉट 1 + 2i। ठीक, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। ये यहां से 5 यूनिट हॉरिजॉन्टली मूव करता है। तो 1 2 3 4 5 यूनिट मतलब यहां पर आ जाएगा। एंड आई होप सो कि इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो, अब x पर 1 की जगह 1 + 5 6 हो जाएगा, यानी कि 1 + 5 6, और ऊंचाई तो उतनी की उतनी ही है, तो 6 + 2 आयोटा इसकी नई फॉर्म हो जाएगी 5 यूनिट्स। देन वर्टिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 3 यूनिट्स। वर्टिकल डायरेक्शन में 3 यूनिट बढ़ेगा, तो 1 2 3, यानी कि यहां पर कहीं आ जाएगा। एंड आई गोट द पॉइंट 6 + 2i में 3i और जोड़ेंगे तो 2i + 3i, ये आ गया आपका 5i। वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तो इमेजिनरी वाला पार्ट जुड़ता है, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट जुड़ता है। ठीक है बेटे, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आया, दिस पॉइंट को बोला है 3 यूनिट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड Z1। क्लियर है बेटे? फ्रॉम द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स। अब यहां से √2 की यूनिट में बढ़ा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + j, यानी कि i + j की डायरेक्शन में √2 बढ़ रहा है। देखो ध्यान से बेटे, ये i है, ये j है, और i + j की डायरेक्शन ये है। अगर i + j की डायरेक्शन में ये √2 बढ़ता है तो एक्चुअल में यहां पर आपको ध्यान में आना चाहिए कि एंगल कितना है, 45 डिग्री का। i + j की डायरेक्शन कौन सी होती है, i और j के बीच की डायरेक्शन 45 डिग्री। तो √2 cos 45 डिग्री जो वैल्यू आएगी आपके सामने, √2 × 1/√2, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आने वाली है वो 1, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वैल्यू आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी √2 sin 45 वैल्यू। √2 × sin 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2, यानी कि 1। इसका मतलब ये पॉइंट यहां से 1 इस तरफ गया है और 1 ही ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये यहां आएगा। 6 में 1 जोड़ो 7, 5 में 1 जोड़ो 6i। क्लियर है? ये जो पॉइंट आया है इसको इसने कुछ बोला है कि ये 7 + 6i पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट आ गया है। ठीक, उसमें ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन वो एक्चुअल में अभी तक पूरा आंसर नहीं है। रियलिटी इज कि इसके बाद इसने बोला देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इसको 90 डिग्री घुमा भी है, 90 डिग्री के एंगल से इसे घुमाया गया है, यानी कि यहां से इसका जो ये कोऑर्डिनेट है इसको π/2 90 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया। ठीक, अब 90 डिग्री का एंगल वैसे नहीं घुमाते यहां पर जैसा आप सोचते हो। फिर यहां पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप सोच रहे थे कि ना अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल क्यों नहीं करा कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इस्तेमाल करने की बारी आ जाती है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के जरिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, तो उसका कोऑर्डिनेट बनता है z सिस थीटा। सिस थीटा को आप लिखते हैं z cos थीटा + आयोटा sin थीटा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाती है। थीटा की वैल्यू जो भी दी हो वो रख देते हैं। तो आपका लास्ट कोऑर्डिनेट जो यहां पर निकल करके आया वो आया 7 + 6i, और आप इसमें यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द cos, क्योंकि आपने 90 डिग्री घुमाया है, प्लस आयोटा sin 90 डिग्री,
cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये वाली आ गई आयोटा इंटू 1 यानी कि आयोटा। तो 7 प्लस 6i में आयोटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 प्लस 6i इंटू आई, तो ये आ गया 7i प्लस 6i स्क्वायर, ये केस बन रहा है 7i माइनस 6, तो आपका आंसर आ रहा है -6 प्लस 7i, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। तो ये IIT JEE एडवांस का आई थिंक 2008 का केस है, तो आपको शायद ये समझ में आया होगा। -7 प्लस 6i, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल कर गया। इस सवाल को जल्दी से उतारिए, नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम। केस नंबर 136 की तरफ चलते हैं और सवाल देखिए, ये वाला भी बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x और y जो है यहाँ पर इंटीजर दिए हुए हैं। ठीक, सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ये समझ में नहीं आएगा एग्जाम में आपको, मैं इस बात की बिल्कुल अच्छे ढंग से कह सकता हूं। x और y इंटीजर्स हैं और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसके रूट जो इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है, z बार की पावर 3 प्लस z बार z की पावर 3 इक्वल्स टू 350, जहां पर ये टर्म दिखाई दे। अब इसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, z प्लस z बार इक्वल्स टू k मान लेते हैं। ये z प्लस z बार जैसी जो दिखने वाली टर्म है, यानी कि z बार की पावर 3 z बार z की पावर 3 यानी कि x या k, अगर आप इसे x मानते हैं तो x की पावर 3 प्लस x बार की पावर 3 कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, बार है, माइनस का साइन नहीं है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं z लिखूं, z क्या होता है x प्लस आयोटा y, प्लस z बार को लिखूं तो z बार क्या होता है इसका x माइनस आयोटा y, जो डिफरेंस है उसको हम लिख देते हैं, यानी कि आयोटा y इमेजिनरी वाली पार्ट को माइनस में लिखते हैं, कंजुगेट जिसे आप बोलते हैं, इक्वल्स टू k। अगर ध्यान से देखा जाए तो i y से i y घट गया, 2x इक्वल्स टू k, और x की वैल्यू जो आती है 1/2 k/2। इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है एक्चुअल में ये लिखी हुई है 2 टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब ये जो टर्म लिखी हुई है ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z बार की पावर 3। ध्यान से देखो, यही तो मैंने लिखा, z प्लस z बार की वैल्यू क्या आई, 2 टाइम्स ऑफ रियल वैल्यू ऑफ z x प्लस आयोटा y। x जो है इसकी रियल वैल्यू आती है, y इमेजिनरी वैल्यू आती है, तो इसका रियल वैल्यू जो है वो z प्लस z बार के टर्म में लिखा हुआ है, और ये आई टर्म 350 के इक्वल। ठीक, वहां पर 350 को हमने k माना था, तो रियल पार्ट ऑफ z बार की पावर 3 इक्वल टू 350 का आधा, और ये वाली टर्म आ गई 175। ठीक, तो रियल में अब हमें जो निकालना है, इस टर्म का रियल पार्ट निकालना है z बार की पावर 3 का। ठीक, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं z बार की पावर 3। ये वाली टर्म अब तक आपकी इक्वेशन में आ गई, रियल पार्ट ऑफ z बार की पावर 3 इक्वल्स टू 175। z की वैल्यू आपने रखी है x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y की पावर 3, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये a माइनस b की होल क्यूब खुल गई, यहां पर x प्लस आयोटा y लिख देते हैं, इसे और लिखते हैं x प्लस आयोटा y, अंदर वाली टर्म को a की क्यूब, देखो बेटे i की क्यूब जब खुलेगा तो i की क्यूब y की क्यूब, i की क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हैं i इंटू आई स्क्वायर इंटू y की क्यूब। आई स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में -1 होती है, तो इसलिए ये माइनस आयोटा y क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको मैं जो लिखूंगा माइनस ऑफ माइनस आयोटा y की क्यूब माइनस 3x आयोटा y इंटू x, माइनस और माइनस प्लस 3x आयोटा y इंटू आयोटा y, ये वाली टर्म यहां पर बन करके आई, x प्लस आयोटा y x की क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आयोटा y की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3 आयोटा, देखो बेटे x
एक्स वाई स्क्वायर आई इंटू आई, आई की पावर 2 बन गया, यानी कि माइनस में निकल करके आ जाएगा आगे माइनस का 8 वाली टर्म। ठीक, तो ये इतनी अच्छी खासी इक्वेशन बन करके आ रही है अभी तक। अब इसके अंदर हम ऐसी नंबर सोच लें जो रियल वैल्यूज को दिखाएगा। मल्टीप्लाई करने में समय लग सकता है, अगर आपको करने की इच्छा हो तो कर लीजिए, नहीं करने की इच्छा है क्योंकि IIT JEE का वैसे ही केस है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ रियल पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो रियल पार्ट को कैसे ढूंढोगे, x वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 4 रियल वैल्यू आई है। अगर मैं x वाले के i वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी, उसका कोई मतलब नहीं बनता हमारे लिए। अब मैं x वाले की इस वाले i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। अब इस x वाले की इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक मतलब बनता है, ये रियल वैल्यू आ रही है 3x² y की पावर 2। क्लियर हुआ बेटे? सिमिलर पैटर्न को i के साथ देखो, i की अगर मैं x की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा वाली टर्म रह जाएगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं रखता। i y की अगर मैं i y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का आयोटा y इंटू प्लस का ही आयोटा y की पावर 3 है, तो आयोटा का स्क्वायर y की पावर 4 यानी कि माइनस y की पावर 4, ये वाली टर्म निकल करके आ रही है। ठीक, ये आपकी एक रियल वैल्यू निकल करके आ रही है। ये वाली आयोटा वाली के साथ इस वाले आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही टर्म आ जाएगी माइनस, देखो बेटे आयोटा y इंटू आयोटा 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 आई स्क्वायर के मतलब -1 आएगा, माइनस का 3x² y इंटू y की पावर 2। ठीक, अब सोचो आप जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो i वाली टर्म रह जाएगी, और जब i वाली टर्म रह जाएगी इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, हमें हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना हम रियल पार्ट को ही लेकर के चल रहे हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट को लेकर के नहीं चल रहे हैं। इस इक्वेशन को एक बार और लिखने की कोशिश कर सकते हैं आप, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 माइनस 3x² y² ये वाला, और माइनस माइनस प्लस 3x² y², 3x² y² से 3x² y² कट गया है। ओ माय गॉड, दिखाई देना बंद हो गया क्या? ये वाला टर्म ये वाली टर्म से कट जाएगी, आपके पास बच गया x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। इस टर्म को अब हमें इक्वल रखना है, ये वाली टर्म का रियल पार्ट आ गया आपका सिर्फ x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 इक्वल्स टू 175। अभी तक सवाल सोल्व नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना, ध्यान से देख लेना। x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 क्या आया है? 175। x और y इसने इंटीजर दिए हैं, क्या दिए हैं? इंटीजर। क्या दिए हैं? इंटीजर। यही मुझे कहना है, x और y क्या दिए हैं? इंटीजर। इंटीजर रख देते हैं। आप ऐसा इंटीजर सोचो इन दोनों का डिफरेंस करके 175 आ जाए। अब ऐसा इंटीजर आप सोच सकते हो, वैसे तो कुछ भी सोच लीजिए, मैंने क्योंकि आसानी से सोचा जा सकता है इसलिए हम सोच लेते हैं। 4 की पावर 4 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 3 3 29 27 3 81, तो 175 ये आसानी से निकल करके आ सकता है। एग्जाम में उतना दिमाग नहीं लगाना है, 3-4 टर्म आसानी से सोच पाएंगे। 9 तक की तो होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, उतनी टर्म सोचेंगे आसानी से वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 175 इतनी विशालकाय टर्म नहीं है जिसे सोचा ना जा सके। तो x और y की वैल्यू आपके सामने आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। चलिए लिख देते हैं हम, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, ये टर्म आपके सामने निकल करके आई। तो अब इसके बाद एक ऐसा रेक्टेंगल सोचना है जो इसके रूट्स हो गए, यानी कि उसका एरिया निकालना है। आपने x और y की वैल्यू निकाल ली है। आई होप सो कि आप इस इक्वेशन के रूट्स में उस वैल्यू को सोच करके उस रेक्टेंगल का एरिया तो निकाल ही पाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया आपको बहुत आसानी से निकालना आता है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप उसे निकालिए, सोल्व करिए, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।